स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे 16 उसके अंदर हमने गरीबी के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गरीबी के निवारण के कारण या गरीबी निवारण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा और खुद अपने आधार पे भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं गरीबी निवारण के उपाय। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। निवारण के उपाय: शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा ही है। मतलब पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते हैं वो कोई भी परंपरागत जो रूढ़िवादी जो तरीके होते हैं या कुप्रथाएं हैं उनको आराम से अपना लेते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उसके पीछे उनकी कोई भी तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज की यही है कि हमारे अगर समाज में कोई अशिक्षित है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी सत्य की खोज नहीं करना चाहेगा, वो झूठी बातों को ही सच मानने लग जाएगा। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। गरीबी की समस्या के उन्मूलन का मतलब होता है मिटाना या हटाना या उसको कैसे हटाया जा सकता है या उसके कैसे उपाय किए जा सकते हैं। हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार है किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा की प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबों की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देता है। अब श्रम मतलब होता है कि जैसे मजदूर होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो मजदूरी कर लेगा कहीं भी 200-300 रुपये में, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है और उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी कारीगर या हस्तशिल्पी कुछ भी, तो वह है सामान्य श्रम से अपने आप को किस में बदल सकता है, वो मानव पूंजी में यानी मानव के बहु उपयोगी आने वाले अवसर में बदल सकता है। तो उसको हम कहेंगे मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। मानव पूंजी के कारण ही जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। उसका कारण मैंने आपको पहले बता भी चुकी हूँ क्यों है। अतः सरकार को गरीब वर्गों में शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए। दूसरा है रोजगार में अवसरों की वृद्धि। अब क्या है कि सबको बराबर के अवसर देने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई अमीरी गरीब नहीं होनी चाहिए। अगर योग्य है वो नौकरी के लिए तो उसको क्या करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए। और रोजगार अधिक से अधिक युवा वर्गों को नौकरी देना बहुत ज़रूरी है। तो रोजगार में वृद्धि करे, चाहे वो कोई से भी क्षेत्र में ही हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे शिल्पी क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का कौशल हो। कौशल मैंने बताया था आपको कि जैसे कंप्यूटर कोर्स करवा दिया उसको, या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करा दिया, मैनेजमेंट कोर्स करा दिया, तो इस तरह के कोर्स करा करके उसको किसी भी क्षेत्र में भेजा जा सकता है या उसको उस क्षेत्र के लिए रोजगार के लिए क्या करा जाता है, तैयार किया जा सकता है। तो बेरोजगार तथा गरीबी में गहरा संबंध है। इन दोनों समस्याओं को सह-अस्तित्व पाया जाता है। अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे गरीब जिनमें कौशल का अभाव है यानी स्किल्स का अभाव है, उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि नरेगा इसी पर्पज से चलाया गया था कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं कि मिनिमम उसकी एक मजदूरी फिक्स कर दी गई है नरेगा में, तो वो दिन भर में इतने घंटे काम करेगा तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, रोजगार, उसको मजदूरी मिलेगी। और जब मजदूरी मिल जाएगी उसको तो उसकी गरीबी में क्या होगा, उसकी गरीबी के जो समस्याएं हैं उससे उसको क्या मिलेगा, निवारण मिलेगा। यद्यपि मजदूरी रोजगार है, रोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकारों द्वारा चलाए गए हैं, लेकिन यह इतने पर्याप्त नहीं थे कि गरीबी की समस्या का समाधान कर सके। गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। यानी तीसरा पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। जो मैंने अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया था कि हमारे यहाँ पर अशिक्षित वर्ग है तो वो लोग अनपढ़ हैं, वो समझते नहीं हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सी प्रथाएं हमारे लिए सही हैं और कौन सी प्रथाएं हमारे लिए सही नहीं है। प्रथाओं का मतलब होता है जो परंपरागत यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही हैं। जैसे मान लीजिए दहेज है ना, सती प्रथा है, अब तो ये बंद हो चुके हैं। दहेज पे भी रोज सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और भी बहुत सारे जैसे कि विवाह के दौरान लड़के की वर्ग से पैसा मांग लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। तो कुप्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, समाज में कंट्रोल करना चाहिए। भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित रखा था तथा उन्हें लगातार गरीब बनाए रखा।
अनेक सामाजिक प्रथाएं जैसे शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है। व्यय मतलब कोई काम का आने वाला व्यय नहीं है जो शादी में अपन खर्च कर रहे हैं या फिर मरने के बाद जो बार बार किया जाता है उस पर खर्च कर रहे हैं। तो गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। भारतीय व्यक्ति गरीब को भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन ही रहता है। समाज तथा संस्कृति में व्याप्त इन कुप्रथाओं को जब तक दूर नहीं किया जा सकता समाज किया जाता तब तक गरीबी निवारण संभव प्रतीत नहीं होता है। जनसंख्या पे नियंत्रण। अब जनसंख्या में नियंत्रण भी करना आवश्यक है क्योंकि एक पता लगा एक परिवार में एक माता पिता के साथ साथ 8-8 9-9 संतानें हैं। अब वो वैसे ही उनके पास में मतलब मान लीजिए गरीब के अगर 7-8 संतानें हैं तो कैसे वो उनका भरण पोषण करेंगे और कैसे उनको शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो इसलिए भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वतंत्रता के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में तेजी से कमी की लेकिन जन्म दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। जन्म दर तथा मृत्यु दर के मध्य अंतर बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इन तेज वृद्धि के कारण गरीबी की जो थोड़ी बहुत संपदाएं हैं उनका तेजी से विभाजन होता है तथा गरीब व्यक्ति अधिक गरीब हो जाता है। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाता है। अतः गरीबी निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों तक पहुंचाना। अब मान लीजिए सरकार ने कोई कार्यक्रम चला रखे हैं गरीबी के लिए, जैसे मान लीजिए अभी जन आधार के कार्यक्रम चल रहा है कि जन आधार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है, BPL वालों व्यक्तियों को शिक्षा के लिए दवाई में इनमें दी जा रही है। अब पता लगे कि जैसे मान लीजिए कार्यक्रम तो चले हुए हैं लेकिन बीच में जो भ्रष्ट नेता वगैरह होते हैं या भ्रष्ट कोई व्यक्ति होता है, सरकारी व्यक्ति, वो क्या करता है कि इन जो कार्यक्रमों के बीच में जो लाभ मिलने वाला होता है वो उनको पूरा नहीं पहुंचाते। यानी जैसे मान लीजिए 10 गरीबों को दे दिया, आया 20 के लिए था, दे दिया 10 को ही, और 10 उससे क्या रह गए, अलाभार्थी रह गए, उनको कोई यानी अहित का उनकी कोई फ़ायदा का नहीं रहा। तो ऐसे भी गरीबी का निवारण नहीं हो पा रहा है। तो ये आवश्यक है कि लक्षित व्यक्ति तक या समूह तक उनको लाभ को पहुँचाया। अब वर्तमान सरकार ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि डायरेक्ट अब जो पैसा है या जो भी कोई कार्यक्रम के द्वारा जो उनके लिए लाभ के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है कि जैसे गरीबों के लिए 1500 रुपये 2000 रुपये ये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि अब कोई बीच में मीडिएटर नहीं आ पा रहा है, कोई भ्रष्ट नेता नहीं आ पा रहा है। तो जो लाभ मिलना चाहिए था गरीब जनता को वो अब उनको मिल रहा है। ठीक है, जैसे BPL की महिलाएं हैं, ठीक है, और जैसे कि डाइवोर्सी होती हैं, विधवा महिलाएं होती हैं, पेंशन वगैरह, ये सब उनको सरकार कैसे दे रही है, ये सब उनको खाते में पहुंचा कर दे रही है। इससे उनको व्यक्ति को पूरा लाभ मिल पा रहा है। पहले बीच में क्या होता था, कोई भी मान लीजिए विधवा के लिए 1500 रुपये आए, बीच में खुद ने 500 रख लिए, 1000 उनको दे दिए, है ना। तो इससे क्या होता था, वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता था उनको। तो लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाए। तो गरीबी निवारण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में अनेक रिसाव थे जिससे इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। इन रिसावों के कारण गरीबी हेतु आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों को आवंटित हो जाता है। यदि सरकार गरीबी निवारण हेतु गंभीर है तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसा पहुंचाया जाए। और वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार यही कर रही है कि गरीबों को लाभ जो मिल रहा है वो उनको डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है ताकि वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय। तो 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए। सरकार को ये विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ स्वतः ही हो जाएगा। बाद में ये स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत धीमी है तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 1970 के पश्चात गरीबी निवारण हेतु भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई गई। बहुआयामी का मतलब जिससे एक ही व्यक्ति एक ही कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चला दिए जाएं, एक ही कार्यक्रम में बहुत सारे उद्देश्य हों, तो उसको बहुआयामी बोलते हैं। तो अपनाई गई मजदूर रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, बिलो पॉवर्टी लाइन, जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध
करवाने की नीति भी अपनाई। सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबी में कमी तो आई, लेकिन गरीबी में संतोषजनक कमी नहीं आई। तो ये कारण है क्योंकि बीच में बहुत सारे रिसाव इस द सेंस कि भाई भ्रष्ट लोग होते हैं या उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, ये सब कारण इसमें आते हैं। अब देखते हैं हम बेरोजगारी। अब आपको पता है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा है कि आज हम MA BA सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति आज बेरोजगार है। तो कारण क्या है कि सर्वाधिक यहाँ पर क्या है कि अवसर तो हैं कम और जनसंख्या है ज़्यादा। तो अवसर कम है क्योंकि रोज़ मान लीजिए सरकारी कोई जगह निकलती है 10,000 निकलती है और जनसंख्या है 3 लाख, तो बेरोजगारी फैलेगी। 10,000 को तो नौकरी मिलेगी, 3 लाख को थोड़ी नौकरी मिलेगी। तो ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। तो कोई व्यक्ति कार्य के योग्य और इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो, इसमें बोल रहा है कि काम तो वो करना चाहता है व्यक्ति लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है, सरकारी टीचर बनना चाहता है कोई व्यक्ति, है ना। अब उसमें एबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और वो असफल हो पा रहा है बार बार। तो उसका सबसे बड़ा कारण उसको ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसको हम बेरोजगार कहेंगे। इन शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं हो वह बेरोजगार है। भारत युवाओं का, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं बेरोजगार की। कि बेरोजगार होता क्या है, तो ये यहाँ से लेकर के और कार्यरत नहीं है वो बेरोजगार है। ये इसकी पूरी परिभाषा है, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा बेरोजगार की, ठीक है। भारत युवाओं का देश है, ये सबसे बड़ी बात है कि विश्व में अगर मैं बात करूँ तो विश्व में फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया युवाओं देश के लिए, इसलिए भारत को युवाओं का देश है। लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभकारी होती है, दायक होती है, उसके उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान करता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उससे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का मतलब होता है, मतलब वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान रहने लग जाता है कि अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं परिवार कैसे चलाऊँगा। ऐसे करते करते उसको मानसिक यानी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, अवसाद का सामना भी करना पड़ता है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है क्योंकि बेरोजगारी से क्या है, व्यक्ति देखो चोरी करता है, डकैतियाँ डालता है, रेप करता है, ये सारे काम भी करने लग जाता है वो। और धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो डिसएबिलिटीज़ में बदल जाती हैं, यानी कुशल होकर भी वो क्या गलत कार्य करेगा तो उसकी जो अच्छी बातें हैं वो सारी उस केस में बदल जाएंगी डिसएबिलिटी, यानी कुशलता उसकी अकुशलता में बदल जाएगी, है ना। तो बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। अभी देखा होगा आपने, कभी बैंक लूटा जा रहा है, पता लगा ATM को उखाड़ के ले गए बैंक के अंदर से, है ना, और पता लगा सड़कों पे आए दिन कभी रेप हो रहा है, कभी किडनैपिंग हो रही है। ये सब क्या है, ये सब कोई नहीं कर रहा है, इसमें भारत के रहते हुए वो लोग ही कर रहे हैं जो मानसिक तौर से परेशान हो चुके हैं, जो घर से परेशान हैं, जो घर से रोज़ ताने सुनते हैं, बैठा है कुछ करता नहीं है, काम धाम तो है नहीं इसके पास में, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो गलत कदम उठा लेता है बेरोजगारी के उसमें आकर के। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक युवा को सही समय पर उसको नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गलत रास्तों का चुनाव करता है। कई लोग तो आतंकवादी बन जाते हैं, है ना, आतंकवादी बन जाते हैं, डॉन बन जाते हैं, वो सब इसी में आते हैं। बेरोजगार को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी को दर को समझा जाए। श्रम शक्ति मतलब उसके अंदर कितनी मतलब कितनी शक्ति है कि वो काम कर सकता है, तो ये तो श्रम शक्ति हो गई। कार्य शक्ति, उसमें कितने घंटे कार्य करने की शक्ति है, यानी कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। कई युवा तो ऐसे होते हैं जो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं, है ना। और बेरोजगारी की दर को समझना होगा कि बेरोजगारी हमारे भारत में किस दर से बढ़ रही है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो श्रम शक्ति का तात्पर्य है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रम शक्ति का तात्पर्य क्या है। क्या होती है श्रम शक्ति, जो मैंने साधारण लैंग्वेज में आपको बता ही दिया। जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करता है, उसमें रोजगार शुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में है।
प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार ही कहलाता है। मैंने तीनों आपको समझा दिया है साधारण लैंग्वेज में कि श्रम शक्ति क्या होती है, यानी वो मजदूरी करने की उसकी कितनी क्षमता है, वो कितनी कर सकता है, कितना शरीर है। मान लीजिए एक दुबला पतला व्यक्ति है और उसको दे दिया कि भाई देखो 80 किलो वज़न उठाना है ना, और उसका खुद का वजन ही 50 किलो है, तो क्या 50 किलो का व्यक्ति 80 का 90 किलो का वज़न उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो इस श्रम शक्ति को नहीं, यानी अपना इसमें मतलब अपनी क्षमता को पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर है। तो इसलिए ऐसी शक्ति चाहिए उसको, ऐसी स्थिति चाहिए कि वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने श्रम के अकॉर्डिंग उस काम को कर सके। और मैंने दूसरा बताया आपको कार्यशक्ति बताया कि वो कितने घंटे लगातार काम कर सकता है, जो मैंने बताया कि 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ये सब शामिल होता है। बेरोजगारी की दर का मतलब होता है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है। कहने का तात्पर्य कि जैसे 100 व्यक्ति हैं और 100 व्यक्ति में 30 लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जो 30 लोग हैं 100 व्यक्तियों पर, तो उसका 30% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 30%। यानी 30% 100 व्यक्तियों पे क्या है? उसकी दर है, बेरोजगारी की दर है। यानी 30% रोजगार की दर है और जो 70% है वो बेरोजगारी की दर है। ठीक है, तो कितने बेरोजगार हो गए? यहाँ पर 70 लोग बेरोजगार हो गए। तो 100 में से 70 लोग व्यक्ति क्या है, कैसे हैं? बेरोजगार हैं, और 30 जो व्यक्ति हैं वो रोजगार है। तो 70% लोग क्या कहलाएंगे? इसमें बेरोजगारी की दर में आएंगे। बेरोजगारी दर के अनुसार 3 अलग अलग दृष्टिकोण क्रम से सामान्य स्थिति, साप्ताहिक, चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं। यानी उनको 3 तरह से काउंट किया जाता है। एक तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कैसी है, साप्ताहिक स्थिति कैसी है उसकी, और चालू यानी रोजाना की स्थिति कैसी है उसकी। इसका हम अध्ययन करेंगे उच्च कक्षाओं में। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये है NSO, ये लगा लीजिएगा कि बेरोजगारी का जो अनुमान लगाने का जो कार्य है वो होता है NSO करता है। ये अंडरलाइन कर लो कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने का जो कार्य है वो NSO, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं, है ना, यानी नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगार संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन में 2011-12 में 68वां दौर चलाया गया था, यानी 68वीं बार इस बेरोजगार का दर नापा गया था। इस दौर में पाया गया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति, अब देखो इसमें आ गया कि जब इसका 2011-12 में इसका निकाला गया प्रतिशत सामान्य स्थिति का, तो 1000 व्यक्ति पर 395 व्यक्ति श्रम शक्ति के लायक थे और कार्य शक्ति कितनी थी? 386। और बेरोजगारी की जो दर थी वो थी 2.3%। आ गया समझ में? यानी श्रम शक्ति 395 थी, कार्य शक्ति यानी कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति जो थे वो 396 थे। 1000 पे काउंट कर रहे हैं हम लोग। और जो 68वें दौर के जो बेरोजगारी की दर निकाली गई वो 2.3% निकाली गई, यानी 100 पर 23 व्यक्ति क्या कहला रहा है, या 2.3 व्यक्ति क्या कर रहा है? बेरोजगार है। समझ में आ गया? अब आएगा बेरोजगारी के प्रकार कितने प्रकार, यानी बेरोजगारी कैसे पता लगाएगा हमको कि ये व्यक्ति बेरोजगार है। तो बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जो बेरोजगारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ये अच्छी तरह समझो आप लोग। मौसमी बेरोजगारी होती है, ये कृषकों में ज़्यादा पाई जाती है। कृषि जो होते हैं उस व्यक्तियों में, यानी किसानों में ज़्यादा पाई जाएगी। कैसे? अब क्या होता है कि जिस 3 महीने तो हम 3 महीने बारिश होती है, फिर हम गेहूँ उगा देते हैं, फिर उनको काटने का टाइम होता है। तो ऐसे करके गेहूँ उगाने के बाद में क्या होता है, वो अनाज बड़ा होगा, कटने के लायक होगा, जब तक वो प्रोसेस 3 महीने का। अब वो जो 3 महीने हैं वो किसान उसमें क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, क्योंकि कटने का टाइम आएगा 3 महीने बाद, उगा उसने 3 महीने पहले दिया। अब इस 3 महीने के दौरान वो क्या है? बेरोजगार है। तो ये कैसा बेरोजगारी कहलाएगा? ये मौसमी बेरोजगारी। इसको कई बार अपन ने सुना हो तो सीजनल भी बोलते हैं, इसको सीजनल बेरोजगारी भी बोलते हैं, इसको डिसएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो मौसम के बदलने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में भी ही रोजगार करते हैं। जैसे अब पतंगों का सीज़न आएगा, अब जो पतंग वाले हैं वो पतंग लेके आ गए, पतंग बेचने लग जाएंगे। फिर जो पतंग बेचने का काम करने वाले व्यक्ति हैं वो और सीज़न में क्या रहेंगे? खाली हो जाएंगे, है ना। पटाखों का टाइम, जो जैसे दिवाली आएगी तो पटाखों का टाइम आ जाएगा, तो पटाखे जलाएंगे और वो टाइम में वो खाली बैठ जाएंगे। तो ये कैसी बेरोजगारी है? ये मौसमी बेरोजगारी है। तो कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जो मैंने भी बता दिया आपको। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी कैसे क्या कहलाती है? मौसमी। अब दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है।
अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तकनीकी बेरोजगारी, उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह बेरोजगारी तकनीकी कहलाती है। कैसे कि जैसे किसी कंपनी के अंदर अभी 100 मजदूर काम कर रहे थे, अब उनकी जगह क्या लगा दी गई है, मशीन। अब कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए, 100 व्यक्ति बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली, मशीन ने ले ली। अब मशीन एक जहाँ 100 व्यक्ति काम करते हैं, एक अकेली मशीन काम कर रही है, तो ये कैसी बेरोजगारी कहलाएगी, ये तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगी। अब आ गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में उसे भिन्नता बेरोजगारी भी कहते हैं। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण की जाती है। जैसे कई कंपनियों में क्या होता है कि सैलरी वगैरह नहीं बढ़ती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। तो हड़ताल के दौरान उनको क्या करते हैं कि जो कंपनी वाले होते हैं वो उनको सैलरी नहीं देते हैं, तो वो जो हड़ताल कर रहे हैं या तालाबंदी करते हैं या काम अपना बदल लेते हैं, यानी एक जॉब बदल लेते हैं, तो वो जॉबलेस हो जाते हैं उस दौरान। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, ऐसे बेरोजगार क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगार कहलाता है। चक्रीय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की स्थिति को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, बड़ा उदाहरण है हमारा कि इस काल में अब क्या हो गया, सबके पास आर्थिक मंदी आ गई, यानी सब किसी के पास अब पैसे की, क्योंकि कोई रोजगार किसी के पास मतलब जॉब नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार हो गया तो जहाँ पहले वो 100 रुपये खर्च किया करता था, अब वो पैसे खर्च नहीं कर रहा है, वो 100 रुपये खर्च नहीं कर रहा है। अब उसकी जो पूरी मांग है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे उत्पादन और रोजगार में भी गिरावट आ जाती है। तो जिस चीज़ की मांग इतनी बड़ी हुई थी और लोग ले रहे थे, लेकिन अब मांग घट गई तो उत्पादन में भी क्या आएगी, अब ऑलरेडी स्टॉक रखा होगा उनके पास, तब थोड़ी बनाएंगे उस चीज़ को, तो उत्पादन और रोजगार में भी कमी आ गई। अब उस कंपनी में जो चीज़ वो बन रही थी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, अब उत्पादन नहीं होगा तो लोग उनको फैक्ट्रियों से क्या किया जाएगा, उनको निकाला भी जाएगा कि बेरोजगार नहीं है। अब ऐसा ही तो हुआ है कोरोना में कि ज़्यादातर लोगों को जॉब से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि लोगों ने के पास पैसा नहीं है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, किसी चीज़ खरीद नहीं रहे, तो दूसरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो ये सारी एक चक्र की तरह होता है, तो गिरावट आती है। समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है। अब है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है आपके यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझना क्या होता है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए एक किसान का परिवार है, वो उसके परिवार में 6 व्यक्ति हैं। अब खेती में वो लोग काम कर रहे थे, एक किसान काम कर रहा है और एक उसकी पत्नी का काम कर रही है, तो 2 जनों के लायक ही वो काम है ना। लेकिन अब वो 6 में से 4 जने बेरोजगार हैं और वो भी जाकर के अपने माता पिता के साथ काम करने लग जाएं, है ना। तो जो जहाँ 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है फिर भी 6 व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं, तो वो जो 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति तो कर ही रहे हैं, वो तो उनके वो इतना तो करना ही था, इतना तो ज़रूरी था, लेकिन 4 और व्यक्ति आ गए। तो इससे क्या हुआ कि भाई काम तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसको इसके बदले में लाभ नहीं मिल रहा है, यानी उनको आर्थिक हित नहीं मिल रहा है या आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही 4 व्यक्ति, 2 तो उनके माता पिता कर रहे थे, लेकिन वही 4 व्यक्ति किसी और जगह जाके जॉब करते तो उनको क्या मिलता, पैसा मिलता। लेकिन वो व्यक्ति अपने ही माता पिता के साथ कृषि में हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो काम में तो लगे हुए हैं लेकिन उनको आर्थिक लाभ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो 4 व्यक्ति हैं और वो काम करवा रहे हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं, वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। कैसे व्यक्ति हैं, छिपे हुए बेरोजगार है, तो या प्रच्छन्न बेरोजगार है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपे हुए बेरोजगार कहते हैं। कई बार देखा होगा कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, संलग्न मतलब करता हुआ, काम करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन कुछ उत्पादक में उसका योगदान नहीं होता है, नगण्य होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए गेहूँ उगाया, तो गेहूँ तो वो 4 जने काम करेंगे तो भी 3 महीने बाद ही उगेगा, और 2 जने करेंगे तो भी 3 महीने बाद ही उगेगा, या 3 महीने बाद फसल मिलेगी, मतलब फ़ायदा होगा। तो उन 4 व्यक्तियों का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आधिक्य या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। और उन 4 व्यक्ति अगर उस जगह से उनको हटा भी दिया जाए तो भी 3 महीने बाद जो अनाज उगने वाला था वो उतना ही उगेगा, उसमें उनका कोई रोल नहीं रहेगा। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। मैंने अभी बताया था कि कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है कि पूरा परिवार ही कृषि में लगा होता है। कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। विकसित देशों में सामान्यतः चक्री तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के कारण, और कल मैं आप लोगों को
आज थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस दे देती हूँ, उसमें से आप जहाँ तक करवा चुकी हूँ वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, और बाकी जब कल चैप्टर कंप्लीट होगा तब आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। थैंक यू।